सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। अभी तक आप बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसके एटॉमिक नंबर, उसके मास नंबर, वैलेंसीज वगैरह सब कुछ आप पढ़ रहे थे। बट पीरियोडिक टेबल को बस आपको पता था कि यार कुछ पीरियोडिक टेबल नाम की चीजें होती हैं जनरली। अब आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ पाओगे। अब पीरियोडिक टेबल का लॉजिक समझ पाओगे कि भैया ये है क्या पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अपन पीरियोडिक टेबल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई, किसने बनाया, फिर वो किस तरीके से एक नॉर्मल सा एलिमेंट्स का पोजीशन एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अभी तक लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। पूरी डिटेल में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट गाइज एक चीज बता दूं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। और हमारा ये आखिरी, हमारा फिजिक्स हमने अपने चैनल पे खत्म कर लिया, मैथ्स भी हमारा ओवर हो गया है, हिस्ट्री भी हमारा खत्म हो गया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं, है ना, बायो खत्म हो गया, इंग्लिश भी मैं आप लोग के लिए जल्दी शुरू करने वाला हूँ। चिंता मत करो, अपने पास अभी बहुत टाइम है, आराम से चीजें एकदम सही टाइम पे फुल प्रैक्टिस के साथ चीजें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, सो अपन लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक यार छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री क्लास 10th का, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एग्जाम रिवीजन 2020 और 21 रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। ठीक है, ऑल जितने भी हमारे चैनल पे कोर्सेज आपके लिए ला रहे हैं, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंजॉय कीजिए। नोट्स वगैरह के लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं www.edgrown.in। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले चैप्टर का सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, बस जस्ट दिखा रहे हैं। तो बात करें तो इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ें डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सब कुछ आ रहा है, कोई भी चीज़ इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। तो यार आपकी बड़ी खराब बात है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बट कोई बात नहीं यार, पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है। इतना कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे, छोटे से बच्चे, इतने कुछ आप पढ़ रहे हो। आपका दिमाग एक बड़े इंसान से भी तेज होता है। आपने कितनी चीज़ों को स्टोर करते हो, कभी सोचा है। एक टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, लेकिन बच्चे हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। एक स्टूडेंट, वो बेचारे हिंदी भी माइंड में रखते हैं, इंग्लिश भी। सोच रहे हो कितना पावरफुल माइंड आप लोग का होता है। तो भैया उसको थोड़ा सा बूस्ट करो, थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह करो। बहुत काबिलियत है आप लोग के अंदर, यूटिलाइज करो यार उसको, तब तो मजा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर का। मैटर अराउंड एस इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको पता है, ये ऑलरेडी हम पुराने चैप्टर्स में ये सब चीजें पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, क्या भाई मैटर, जो भी मैटर जो है, मैटर किससे एटम से बने रहते हैं, पार्टिकल से बने रहते हैं। तो जो भी मैटर्स अराउंड अस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में हमारे पास आ रहते हैं। पानी, है ना, पानी भी हमारा कंपाउंड लाइक दैट। ठीक है, सो एलिमेंट आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइम। आपको जैसे आप पता है ना यार, अपन पुराने में डिस्कस कर तो चुके हैं यार, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं। एलिमेंट सिंगल एटम से बनने वाले को एलिमेंट्स कहते हैं, सिंगल सब्सटेंस से या सिंगल एटम से। और दो अलग अलग से मिल जाए तो हमारे कंपाउंड्स हो गए, और फिर दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलकर मिक्सचर बन जाते हैं, लाइक दैट, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट जिसे हम जानते हैं, नोन है। अभी तक हमें अर्थ पे 118, 120, अभी तो और अप्रूव हो गया, 120 के आसपास हमारे आए हैं। ठीक है, ऑल दिस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। आयरन और गोल्ड एक तो है नहीं तो भैया आयरन खरीद के अंगूठी बनवा लो, है ना, और मम्मियों को दे दो, मम्मियों तो खुश। भाई दोनों सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्राइस है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनका प्राइजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, हर एक चीज अलग अलग होंगी। ठीक है, now to make the study of this element easy, this element has been divided into few group in such a way that element in same group have similar properties। देखो यार, मान लो
आप ही के पास देखो, आप कभी सब्जी मंडी गए होगे वेजिटेबल्स खरीदने, तो आजकल क्या प्लास्टिक बैन चल रहा है ना, प्लास्टिक बैन चल रहा है। तो क्या करते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हो तो वो आपके जो बैग है उस बैग में प्याज भी डाल देंगे, टमाटर, सब एक मिक्स हो जाता है, सब एक में मिक्स हो जाता है ना। फिर आप क्या करते हो, घर आते हो और टमाटर को अलग करते हो, प्याज को अलग करते हो, ठीक है, आपकी जो भी है वेजिटेबल्स उनको अलग अलग करते हो, है ना। क्यों कर रहे हो और क्यों अलग करने का मोटिव क्या है? आप खाना बनाना है ना, वो तो आप देखो, डालो और निकालो, बना लो। इसलिए पहले तो आपको दिक्कत ना हो चीज़ें ढूंढने में, है ना, चीज़ें ढूंढने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ें, मेरे को पता है ये टमाटर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये गुलू गुलू है ना, इसको खट्टा करने के लिए हम थोड़ा डालते हैं, थोड़ा टेस्ट लाने के लिए। प्याज है जो कि सबसे ज़्यादा टेस्ट देता है। कैटेगरीज में बांटा ना, टमाटर को एक तरफ कर दिया, मिर्चा को एक तरफ कर दिया। एक तो आसानी हो हमें चीज़ें ढूंढने में, और दूसरी हमको पता है ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। वैसे ही एलिमेंट्स भी, अब तो मान लो सब्जी मार्केट आप जाते हो तो यार 500-300 का सामान लेकर आते हो, मुश्किल से गिने देखा जाए तो 5 या 10 टाइप के आप वेजिटेबल्स लेकर आते हो, उसको तो आसान होता है कैटेगरीज करना। एलिमेंट तो 118 हैं, उनको कैटेगरीज करने में तो हालत ही खराब हो गया होगा। जी हाँ, हुआ है हालत खराब। अब मैं वही दिखाने वाला हूँ कौन साइंटिस्ट का कितना हालत खराब हुआ। वो साइंटिस्ट बेचारे कितना मेहनत किए करके उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, और सामने वाला पूरी समाज ने क्या बोल दिया, नहीं भाई तुम गलत हो, तुमने गलत तरीके से किया है। अपन ये स्टोरी देखने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एटॉमिक टेबल के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल है, इसे एटॉमिक टेबल भी बहुत लोग कहते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। और ये जो टेबल आपको दिख रहा है बच्चों, इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अब जाकर मतलब बहुत लेट में जाकर ये चीजें बना था। अब इसमें बच्चों ऐसा नहीं है कि अब हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। किसी का पप्पा का राज थोड़ी ना चल रहा है कि जहां मैंने वहां रख दिया। इसको इस तरीके से सेटिंग करने का बहुत बड़ा लॉजिक है। वही लॉजिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऐसा थोड़ी ना इस मन किया, आपका मन किया तो भैया आप इस हाइड्रोजन को उठाए और रख दिए यहाँ पे, है ना, आपका मन चलेगा क्या? नहीं, इनको उस जगह पे पीरियोडिक टेबल में कहीं पे ये चीज अगर यहाँ पे रखा है तो उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है कि क्यों वो एलिमेंट वहां पे हैं, वो क्यों किसी और ग्रुप या किसी और पीरियड में नहीं है, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। और वही प्रोसेस हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार हुआ था, और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या खास बात है, क्यों कोई एलिमेंट वहां पे जहां पे टेबल में रखा है वहीं उसका सही पोजीशन है, आप उसको वहां से हटाकर कहीं और नहीं रख सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। ये सारे क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। और वही क्यों आपका क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और उस क्यों का आंसर आप लिखोगे, ठीक है। अब देखो यार, इसकी कुछ खास बात ही मैं आपको शुरू में ही समझा देता हूं, उसके बाद जब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको तो बहुत सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। देखो यार, इसमें एक चीज है HPVG। ये एक तरीका है याद कर। HP हॉरिजेंटल्स वाले को हम पीरियड कहते हैं, हॉरिजेंटल जो होते हैं वो पीरियड कहलाते हैं, और जो वर्टिकल्स है वो ग्रुप कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ, देखो ये जो हॉरिजेंटल, ये देखो ये एक पहला पीरियड नंबर 1, ठीक है, ये एलिमेंट्स, दिस इज पीरियड नंबर 2, है ना, फिर दिस इज पीरियड नंबर 3, दिस इज पीरियड नंबर 4, है ना। ये सब क्या बन रहे हैं बच्चों, ये सब पीरियड है। दिस इज पीरियड नंबर 5, लाइक दिस, ये हो जाएगा 6, है ना, ये पीरियड हो गई 6, और ये पीरियड हो गया 7, ये पीरियड हो गया 7, ठीक है, ये 7 पीरियड है। तो जो भी हॉरिजेंटल्स लाइन है ना उनको पीरियड्स कहा जाता है बच्चों, और जो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, और जो वर्टिकल्स लाइन है उन वर्टिकल्स लाइन को क्या कहेंगे, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप यानी ये देखो, ये है हमारा अरे यार सीधी लाइन, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, है ना, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप, है ना, इस तरीके से ये वर्टिकल्स लाइन को हम ग्रुप कहते हैं, पीरियड एंड ग्रुप कहते हैं। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों इसमें हैं, अगर हमें इन सबको यहां से हटा दूं, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं इस पीरियोडिक टेबल में, खास बात ये है बच्चों कि यार इसमें जो एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो क्या सोचकर रखा गया है, थोड़ा सा वो देख लो ताकि आपको हिंट हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस्ड है,
क्यों यहाँ पे प्लेस है? आपको एक चीज़ पता है, हाइड्रोजन की प्लेस अभी 2021 में भी इतना मॉडर्न हो गए हैं हम लोग, फिर भी अभी तक भी हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें हाइड्रोजन का जो प्लेस है ना वो गलत जगह पे हाइड्रोजन रखा हुआ है। क्यों हाइड्रोजन गलत जगह पे रखा हुआ है और क्यों लोग इसको हटाकर कहीं और रख दे रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में? क्यों साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन हर जगह है। शुरू में ही हम पढ़े थे, है ना, केमिस्ट्री तो यार कभी भी कुछ भी बदल जाता है। तो यार साइंटिस्ट पीरियड अभी मॉडर्न इतनी बार पीरियोडिक टेबल चेंज होने के बाद भी अभी तक हाइड्रोजन की सही लोकेशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है सही लोकेशन? क्यों? देखो यार, आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन के ग्रुप में बाकी जितने हैं, लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, रुबेंडियम, सीसियम और फेरेडियम, ये सारे तो मेटल्स हैं, अल्कलीज मेटल हैं। तो ये अल्कलीज मेटल के ग्रुप में ये नॉन मेटल कहां से आ गया? दैट इज रॉन्ग, ये तो गलत है। लेकिन अभी आप धीरे धीरे समझ में आओगे कि एक ग्रुप में एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो मेटल है तो मेटल ही रहेंगे, ग्रुप में नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ही रहेंगे। क्लियर? इस तरीके से। अब एक चीज और, अगर आप ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का। अब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे ना, तो ये जो एटम्स का जो मास है, एटम का जो मास है बच्चों, वो क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। एटम का जो मास है बच्चों वो बढ़ता जाएगा, एटम का मास बढ़ता जाएगा। इससे ज़्यादा इसका, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, इस तरीके से जैसे जैसे आप इधर की ओर जाते जाओगे आपके एलिमेंट्स का मास बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ये तो मैंने पीरियड में बताया। और यही अगर मैं इस तरीके से बताया डाउन में बताऊंगा तो क्या होगा? डाउन में भी यही चीज़ होता है। डाउन में इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे की ओर जाओगे इसका मास बढ़ता जाएगा, है ना। एक चीज़ मास से रिलेटेड चीज़ें अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने मास का बताया, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, अब एटम के साइज की बात करें तो ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज, है ना। लेफ्ट से राइट में जाओगे तो एटम्स की जो साइज, रेडियाई, एटम के जो रेडियाइज है, एलिमेंट्स के जो रेडियाई है वो कम होते रहते हैं। वहीं आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो जो रेडियाई है एटम का वो इंक्रीज होता जाएगा। देख रहे हो? मतलब सच में हो रहा है। आप इस एलिमेंट, एक एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाकर इसको बनाया है कि यार जैसे मैं लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूँ तो मास बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे मास बढ़ता जा रहा है, लाइक दैट, है ना। उसके बाद रेडियस के कंपेयर में देखिए तो लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो रेडियस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो रेडियस बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या लॉजिक है, क्या सही जगह पे सही एलिमेंट्स को रखा गया है जो काफी सारे प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें ये ऐसे ही एक बार में डेवलप नहीं हो गया था, इसके पीछे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे तब जाकर ये इस पोजीशंस इसके मिले थे। अब देखो इस ये अपना मेन पीरियोडिक टेबल, इस मेन पीरियोडिक टेबल में ये कुछ खाली जगह रखा गया है, क्यों ये खाली स्पेस रखा गया है? ये खाली स्पेस इसलिए रखा गया जब ये अपना मेन, पहले क्योंकि शुरू में इतने एक ही बार में एलिमेंट सारे डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए थे। जिन्होंने, जो भी साइंटिस्ट थे इनको बनाया था, उन्होंने ये गैप इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने देखा कि इस एलिमेंट, ये जो बेरिलियम है और ये जो हाफेनियम है, इन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, है ना। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मास ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो लेफ्ट से राइट तो मास ऐसा नहीं 10 के बाद डायरेक्ट 18 हो जा रहा है, 10 के बाद 10.2, फिर 10.4, फिर 11, फिर 11.6, धीरे धीरे मास इंक्रीज होता है। तो जब ये चीज सेटिंग चल रही थी बच्चों तो बेरिलियम के बाद और इनके बीच में देखा गया कि यार बहुत मास डिफरेंस बहुत है। यानी अगर बेरिलियम का मास अगर अपन 100 करें, जो कि है नहीं, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, हार्फेनियम का मास मान लो 140 है, तो देख रहे हो 100 से 140 कितना ज्यादा गैप है ना। तो साइंटिस्ट को समझ में ये आया कि यार अभी भी कुछ एलिमेंट्स, इनके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स अपने अर्थ में अवेलेबल है जो कि इनके बीच में आएंगे, है ना। इसलिए स्पेस पहले ही सोच के दे दिया गया और जाहिर सी बात है फ्यूचर में एलिमेंट्स आए जिनका मास 101, 102, 103, 104 हैं, जिनको हमने एक अलग सा कॉलम बना के लैंथेसाइड सीरीज और एंथेसाइड सीरीज दे दिया। इसके लिए लैंथेसाइड और इसके लिए एंथेसाइड सीरीज दे दिया।
है ना। तो गैप क्यों छोड़ा गया, समझ में आया। मास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा तो यार उनको समझ में आया नहीं यार इतना बाकी सारे पीरियड्स में तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में क्यों इतना गैप है। जाहिर सी बात है कुछ एलिमेंट ऐसे भी खोजने अभी बाकी है जो इन दोनों एलिमेंट के बीच में उनके मास होंगे, तो इसलिए वो गैप छोड़ दिया गया फ्यूचर के लिए। और जी हाँ सही हुआ ये चीज़, फ्यूचर में आपको देखने को मिले एलिमेंट जिनका मास 100 और 140 के बीच में था, जिनको वहाँ पे रखना था। अब यहाँ पे तो हम रख नहीं सकते क्योंकि पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी है, तो इसके लिए हमने एक अलग सा ही पीरियड्स बना दिया, है ना। तो ये सब पीछे इतना आसान नहीं था यार इसको बनाना, कितने साइंटिस्ट मर गए हैं बनाते बनाते, है ना। तो अपन उन साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि देने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो यार वैसे भी मैंने बहुत सारे लॉजिक बता दिए। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जोहान वॉल्फगैंग डोबर्नियर जनरली इसका नाम रखा जाता है। डोबर्नियर सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को डिस्कवर, मतलब एलिमेंट डिस्कवर कोई और कर रहा था, जाहिर सी बात है इन्होंने एलिमेंट को क्या किया, सजाना चालू किया कि रखना पहले किसको, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, यहीं से शुरुआत होती है। डोबर्नियर जो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, ईयर 1817 में इन्होंने काम चालू किया था, खोज किया था जनरली एक पीरियोडिक टेबल नाम का चीज़ें, ठीक है। टेबल एलिमेंट्स को टेबल में सजाना इन्होंने चालू किया था। फिर उसके बाद 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने क्या किया, जो डोबर्नियर ने जो काम किया था उस काम को थोड़ा अपग्रेड किया। क्या किया, अपग्रेड करते हुए, क्योंकि इनको बहुत लोगों ने इनका जो एलिमेंट रखने का तरीका था बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए, तो उन लिमिटेशंस को सबने बोला कि नहीं तुम गलत हो, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनका जो मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जॉन न्यूलैंड आए उन्होंने इनकी स्टडी को पढ़ा और थोड़ा सा अपना रिसर्च करने के बाद उन्होंने उसको अपग्रेड करके एक अपना ही नया मॉडल बनाया, नया मॉडल या टेबल बनाया। इन्होंने भी पूरी कोशिश की टेबल को सही करने की। अब देखो उस टाइम पे एक ग्रुप होती थी, साइंटिस्ट की एक ग्रुप हुआ करती थी। आपने कुछ खोज किया है तो आपको इंटरव्यू होता, इंटरव्यू नहीं मतलब आपको स्टेज मिलता था, उस स्टेज पे आइए, अपने जो भी खोज किया उसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे 100-150 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज के बैठे हुए हैं, उनको सब चीज़ अगर सही लगा तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। और आपको भाई आप वहाँ पे एक एंकर कर रहे हैं तो आपको ना आपको सही अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए सब एक एक चीज़, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए, हाँ नहीं ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा भैया प्रूफ क्या है, प्रूफ के साथ, पेपर वर्क के साथ इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने मॉडल को सही प्रूफ करने का, बट नहीं, इनके मॉडल्स में भी काफ़ी सारी गलतियाँ आई थी जिनकी वजह से इनको भी कर दिया गया था रिजेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं मेंडलीव। अब मेंडलीव कुछ हद तक काफ़ी अच्छा एलिमेंट्स को सजाने के काम कर दिए थे। मेंडलीव आते हैं, इनकी जो थी उनको स्टडी किया और इन्होंने फिर से अपग्रेड करने के बाद जो हमारे मेंडलीव थे, डिमेट्री, ठीक है, इवानोविच मेंडलीव जो थे, ईयर 1834 के आसपास, ठीक है, रशियन 1834, ये 1866, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इनके जो पीरियड्स जो थे उनको अपग्रेड किया और थोड़ा सा सोचा, उनको देखा और पढ़ा और उन्होंने एक खोज किया मेंडलीव ने, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा टेबल बनाया। फिर भी ये भी रिजेक्ट हो गया। आगे चल के आप पढ़ोगे कि ये भी रिजेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इनके भी टेबल में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि इसको फाइनली एक नया नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खोज करते हैं जो आज तक आप लोग टेबल देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी था कि कितने साइंटिस्ट ने इसमें अपना प्राण दिया, उनको श्रद्धांजलि हमारे तरफ से, ठीक है। कैसे कैसे अब अपन डिस्कस करेंगे कि क्या खोज किया था, क्या मेरिट थे उनके, क्या लिमिटेशन, क्या डिमेरिट्स था जिनकी वजह से उनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन आएगा कि बताइए डोबर्नियर का क्या मॉडल था, तो डोबर्नियर का मॉडल आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्या डिमेरिट्स थे, क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर न्यूलैंड ने क्या डिस्कवर किया था, उनके क्या वो मॉडल था, उनके मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, तो उनकी मेरिट क्या थी, डिमेरिट्स क्या थे, क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज़ें, और इस पे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ही साथ अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, इस तरीके से मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जनरली पढ़ने वाले हैं। एक बड़ी अच्छी इस एटॉमिक टेबल की एक बड़ी अच्छी खासियत है
ये शुरू में पता नहीं था किसी को, बाद में जाकर दिखा। क्या दिखा? ये जो जिगजैग आपको दिख रहा है, ये जिगजैग, ये ग्रीन ग्रीन कलर के ये जिगजैग, इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। जब ये सजाया गया है ना तो ये ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक हो गया ये चीज, ठीक है, किसी को पता ही नहीं था। ये जो जिगजैग है ये मेटलॉइड्स है। ये क्या है? मेटलॉइड्स। आपने पढ़ा है ना एलिमेंट्स में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनकी जो कुछ मेटल की तरह बिहेव, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे को मेटलॉइड्स कहते हैं। तो जब ये मेटलॉइड्स का पोजीशन को थोड़ा ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यार ये जो जिगजैग मेटलॉइड्स है, ये मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल को दो इक्वल पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं। जी हाँ, अब ये मेटलॉइड्स के इधर के जितने ये हैं एलिमेंट्स हैं, ये सब मेटल है बच्चों, और इसके जिगजैग के इधर के जितने ये जो एलिमेंट्स है ना ब्लू कलर के, ये तो नोबल गैस आ जाएंगे, ये जितने हैं ये नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल हैं। तो बड़ी ये अपने आप दिखा, जब एलिमेंट को सजाया गया ना तो बाद में देखा गया कि अरे तेरी ये क्या हुआ, ये तो मेटलॉइड्स है। इसमें इस मेटलॉइड्स ने क्या किया है, मेटल को एक तरफ और नॉन मेटल को एक तरफ कर दिया। वाह भाई, मतलब देख रहे हो क्या कोइंसिडेंस हो रहा है। मतलब ये पीरियोडिक टेबल काफी हद तक बहुत ही सही बनते जा रहा था, है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं डॉबर्नियर का ट्रेड से। डॉबर्नियर का जो मॉडल था उस मॉडल को ट्रेड्स नाम दिया गया। डॉबर्नियर के टाइम पे 30 से 33 एलिमेंट्स की खोज कर दी गई थी, और जनरली कहा जाता है, माना जाता है कि 33 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी डॉबर्नियर के ये मॉडल से पहले, ठीक है। तो अब डॉबर्नियर क्या थे, बड़ा होशियार थे। अब खुद ही बताओ, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है ना, अब तुम टीचर्स के सामने बैठे हो, तो अब टीचर्स तुम्हारी बहुत गलतियां निकाल रहे, नहीं ये चीज़ हो नहीं सकता, तुमने इसमें दिमाग लगाया, तुमने साइंस फिक्शन है, ये मूवीज़ में होता है, ये रियल में नहीं होता। तो आप कोशिश करो है ना कि नहीं सर ये एकदम सही है। तो उसी तरह हर साइंटिस्ट जब कोई चीज़ डिस्कवर करता है ना तो उसको सही प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। किसी बहुत मेहनत लगते हैं यार, बूढ़े बाल पक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं बेचारे कोई एक मॉडल पे काम करते करते। तो यार अब उसमें तुम बुराई निकालोगे तो दर्द तो होगा ना, तो उसको सही प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो डॉबर्नियर भी अपने जो उन्होंने मॉडल रखा जिसका नाम डॉबर्नियर ट्रेड्स दिया था, उनको सही उन्होंने क्या बोला कि नहीं, दुनिया में सिर्फ 33 एलिमेंट्स ही है, और हम 33 एलिमेंट के हिसाब से जो मेरा मॉडल है वो एकदम सही है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। और उन्होंने मॉडल में कुछ ट्रिक्स बता दिए। क्या उन्होंने ट्रेड्स के बारे में क्या बताया कि व्हेन एलिमेंट को वेयर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, यानी पहले कम मास, फिर ज़्यादा मास, फिर उससे भी ज़्यादा मास, फिर उससे भी ज़्यादा मास, जब हम उसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे डॉबर्नियर को एक चीज़ देखने को मिला, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट के जो ग्रुप हैं नोन एज, जिसे ट्रेड्स नाम दिया गया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। 3 ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। तो कहाँ थे हम लोग, ट्रेड्स बता दिया। तो तीनों जब उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको सजाया, पहले कम मास, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो उन्होंने देखा कि 3-3 के जो ग्रुप्स बन रहे हैं, इस तरीके से 3-3 के जो ग्रुप्स बन रहे हैं बच्चों, लाइक दिस, इस तरीके से 3-3 एलिमेंट्स के, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, ऐसा देखा गया, उन्होंने तो नाम दिया, ट्रेड्स दिया। और उन्होंने एक चीज और दिखा कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ थर्ड वाज रफली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ, देखो उन्होंने कुछ ट्रेड्स लिए, अब ये 33 एलिमेंट्स थे और उनके ट्रेड्स सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पे, ये कुछ ही एलिमेंट के ग्रुप में ये काम किए, और बाकी में एक चीज काम ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने ओनली 3 ट्रेड उन्होंने सिर्फ बताया अपनी ट्रेड्स के बारे में, जिसमें पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर CaSr Ba और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ही ट्रेड दे पाए। उसमें क्या था, देखो बच्चों, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, एटॉमिक मास इसकी कम है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी एटॉमिक मास ज़्यादा और इसकी और ज़्यादा। इस तरीके से उन्होंने एक ट्रेड लिया। इस ट्रेड में लिथियम का मास कितना होता है बच्चों, 3, ठीक है, पोटेशियम का मास 39। अब इन्होंने क्या किया, इस लिथियम और पोटेशियम के मास को एवरेज निकाला, दोनों को प्लस, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। तो इन्होंने देखा कि 39, 40, 41, 42, तो ठीक है, तो 42 आ रहा है ना, ओके, तो ये आ गया 42 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 2 2 4 2 1 21 आ गया, देख रहे हो 21। इसका मास कितना है, 23, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। इन्होंने इसको भी बोला कि चलो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, ठीक है। अब जैसे और का भी देख लो, इसी में घबराओ मत। अभी देख लो सोडियम,
पोटेशियम और आर्सेनियम का देखो, इसका 14 है, 14 और आखिरी वाले कितना है 74 है। तो 14 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 4 4 8 7 1 8, ये आ गया 44 है ना। तो ये देखो 44 आया और इन्होंने क्या 31 मार्क्स दिए, कुछ ज़्यादा गैप नहीं हो गया। गलती अभी निकलती जाएगी, अभी गलती इसी तरह इनकी निकल रही थी। देखो अभी देखो कैल्शियम इनका, इन तीनों का देखो, इन तीनों का एक का कितना है 40, एक का कितना है 40, तो 40 और आखिरी वाले का 137 डिवाइडेड बाई 2, तो इनको करेंगे तो कितना जाएगा 177/2 और इसको आ जाएगा 88.5 के आसपास। इसका कितना दिखा रहा है 87। तो ये बाद में चल के, तो मतलब उस टाइम पे ना ये जो मास अभी जो पीरियोडिक टेबल जो बने हैं ना, इनके इसके अकॉर्डिंग ये जो मासेस यहाँ पे जो लिखे हैं इनके अकॉर्डिंग है। पुराने टाइम पे ना मास पॉइंट्स में उतने नहीं आ पाते थे, मतलब अपन उसको नॉर्मल ऐसे ही लेते थे, तो 88 लाइक इस तरीके से, ठीक है, एटॉमिक रखा गया था। बाद में तो उसको और एक्यूरेसी के लिए पॉइंट में किया गया था। तो इन्होंने ये ट्रेड्स बताया था कि जो ट्रेड्स बनेगा, ट्रेड का पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट दोनों का अगर हम एवरेज निकालें, दोनों के मास का एवरेज निकालें, तो वो बीच वाले के मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। देखो एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट ट्रायड वाज रफली यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, उसके आसपास होता है, जो कि ये चीज देखने को मिला। बट ये चीज सिर्फ 3 ही ट्रेड्स में उनको देखने को मिला, सिर्फ 3 ट्रेड्स में देखने को मिला ये चीज। लेकिन 33 एलिमेंट्स थे ना उस टाइम पे, बाकी के एलिमेंट्स का तो उन्होंने कुछ बता ही नहीं पाया, बाकी के एलिमेंट्स के साथ ये चीजें नहीं हो रही थी। और क्या हो रही थी, देखो उन्होंने उसके साथ भी किया था, बट उनके साथ में बहुत गैप आ रहा था। जैसे देखो यहाँ पे 31 और हमारा आया 44, ये काफी गैप हो गया। ऐसे ही बीच वाले का मास आ रहा है 50 और एवरेज दोनों साइड वाले का एलिमेंट का एवरेज निकालने पे आपका आ रहा है 70, तो 50 कहाँ और 70 कहाँ, तो ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने लगा। तो बाकी लोग सब बोलने लगे यहाँ पे पागल वागल है क्या तू, हैं इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, 50 और 60 को अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, हट तेरा रिजेक्ट करो इसको। तो इस तरीके से बेचारे को डॉर्विनियन ट्रेड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। यही इनकी डिमेरिट्स थी। क्या डिमेरिट थी बच्चों, कि ये सारे ट्रेड्स के साथ ये चीज काम नहीं कर पा रहा था। कुछ गिने चुने 3 ही ट्रेड्स पे ये काम किए थे, बाकी ट्रेड्स पे ना जो वैल्यूज आ रही थी, दोनों के एलिमेंट के मास का एवरेज की जो वैल्यू आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा मास में डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से उनके इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन्हीं मॉडल्स को लेते हुए आते हैं न्यूलैंड, और वो देते न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम से उन्होंने एक अपना मॉडल बनाया। उनके टाइम तक 56 एलिमेंट के आसपास डिस्कवर हो गई थी, ठीक है, 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गई थी इनके टाइम तक, ठीक है। तो जब 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, तो इनको पता था यार पहले 33 एलिमेंट्स थे, फिर 56 एलिमेंट हो गए, यार मतलब क्या है कि अभी भी अर्थ में काफ़ी सारे एलिमेंट ढूंढने बचे हैं, है ना। तो ये था, लेकिन ये इनको भी घमंड हो गया कि नहीं यार दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट हैं, और इन्होंने क्या किया, इस 56 एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडल में एक बनाया और करके अपना कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया। सब लोग ने बोला कि यार और एलिमेंट अगर ढूंढे गए, तो बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास हमारे अर्थ पे सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं आ सकते, और उनकी पोजीशन ये रहा, मॉडल इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो यार सब लोग ने बोला कि नहीं, पहले 33 एलिमेंट्स थे, अभी 56 हो गए, जाहिर सी बात है अभी एलिमेंट्स और बढ़ेंगे, है ना। तो ये भी एक रीजन था जिनकी वजह से इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वो तो रिजेक्शन बाद में अपन बात करेंगे, पहले अपन डिस्कस करते हैं इन्होंने बनाया क्या, मॉडल क्या बनाया। तो देखो इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये भी क्या किए, जो डॉर्विनियर ने जैसे मास से सबको लगाया था, इन्होंने भी मास से ही अपने मॉडल का शुरुआत की। इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स को छोटा मास, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से सजाना चालू किया। एंड जब ये सजा रहे थे एलिमेंट्स को मास के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने देखा, फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट फर्स्ट एलिमेंट। वाह, है ना। जैसे मान लीजिए ये है नंबर 1 का एलिमेंट, ये है नंबर 2 का एलिमेंट, ये है नंबर 3 का एलिमेंट, ये 4, जब वो सजा रहे थे एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग लाइक दिस 6, 7, 8, ठीक है, फिर 9 और ले लेते हैं 10, इस तरीके सजा रहे थे, है ना। तब वो क्या देख रहे थे कि हर 8वां एलिमेंट, कहीं से भी गिनो, हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को मैच करता है। जैसे
यहाँ से गिने तो दैट इज नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर 1 और 8 का प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो सेम आ रही थी। वैसे ही अगर नंबर 2 से काउंट करें, इसको 1 बोले, 2 बोले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उन्होंने देखा 2 और 9 की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। वाह, इन्होंने क्या खोज किया, और वही बात नहीं, यहीं से शुरुआत हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा ऐसा है तो ये क्या किया, 1 से लेकर 7 तक यहाँ रखें, उसके बाद 8 को उठाकर कहाँ रख दिए, 1 के नीचे, 9 को उठाकर कहाँ रख दिए, 2 के नीचे। तो 1 और 8, अब 1 और 8 की प्रॉपर्टी सेम है, तो इनको एक ग्रुप बना दिए कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके से, और इनका एक ग्रुप बनता गया, ग्रुप उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से अपने मॉडल का आविष्कार किया, है ना, और उस मॉडल को एक न्यूलैंड ऑक्टेव नाम दिया। ऑक्टेव इसलिए नाम दिया, ऑक्टा मतलब 8 होता है, 8, तो इनका रूल भी यही था, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, इसीलिए इनको ऑक्टेव मॉडल नाम दिया, तो न्यूलैंड ऑक्टेव मॉडल। तो देखो इस तरीके से बनाया गया, और इन्होंने इस मॉडल को जो म्यूजिक टोन होता है सारे गामा पा दा नी सा, और इंग्लिश में डोरा मी जो है उसके अकॉर्डिंग सजाया, तो नाम दिया सा रे गा मा पा दा नी। जो म्यूजिक टोन है, एक तो म्यूजिक जब आप सीखोगे ना तो आपको म्यूजिक के नोट्स मिलेंगे, वो जो नोट्स है ना, सा रे गा मा, इस तरीके से नोट्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स है ना, और 8वां फिर प्रॉपर्टी सेम हो, तो 8वें एलिमेंट को यहाँ ना रखकर उसको फिर से यहाँ रख दिए, लाइक दिस, हर 8वां एलिमेंट को इधर ना रखकर इधर रख दिए। तो क्या हो गया, इन एक ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो जा रही थी सेम, ठीक है। तो इसमें देखो अभी क्या और प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, ही कंपेयर दिस टू ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम सोडियम वेयर फाउंड टू बी सेम। देखो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम था, तो देखो नीचे है, सोडियम और पोटेशियम का सेम है, तो देखो सेम है। तो काफी हद तक इन्होंने काफी अच्छा डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। बट दिक्कतें क्या आई इनके मॉडल में, इतना अच्छा तो इन्होंने सजा दिया, देखो कितना प्यारा सा मॉडल दिख रहा है, कितना प्यारा सा, इतना सा ही, तो इनके में दिक्कत क्यों ये रिजेक्ट हुए, अब देखते हैं। देखो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या दिक्कत आई भैया। ओके, तो देखो लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या लिमिटेशंस है यार, देखो ध्यान से, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट ओनली। सबसे पहला है कि ये जो इनका था सिर्फ ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो रहा था, उसके बाद ये जबरन रखने लगा। जैसे देखो ना यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, है ना, ऐसा, ये देखो सीरियम और इसको La को एक साथ रख दिया, है ना। तो इनकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगी। अगला है इनका प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में बताया कि साइंटिस्ट जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार 56 ही एलिमेंट्स होंगे। पहले सब लोग बोलते थे ना कि 33 एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे, फिर भी मिले ना, तो आगे भी मिलेंगे। तो इसकी वजह, ये बहुत बड़ा फैक्ट था इनके मॉडल को रिजेक्ट करने का, और उन्होंने अपने मॉडल में न्यू एलिमेंट जो खोजे जाएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि अगर मिलते हैं तो उनको कहाँ रखेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था इनको रिजेक्ट करने का। To fit elements into his table, Newlands put even 2 elements together in one slot, and that too is the column of unlike elements having very different properties. इन्होंने क्या किया, मास के अकॉर्डिंग तो सजाया, बट कुछ एलिमेंट्स को ना एक ही देखो ग्रुप में रख दिया, बट इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम नहीं थी। ये क्लोरीन और कोबाल्ट का तो सेम था, ठीक है, ओके। सो देख लो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये क्लोरीन से कोबाल्ट की प्रॉपर्टी तो मैच कर रही थी, बट निकल से नहीं हो रही थी ना, बट इस तरीके से, बट निकल को उनको वहीं रखना पड़ा क्योंकि निकल की प्रॉपर्टी ब्रोमियम से सेम थी, है ना। तो इसकी वजह से ना बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इनके लॉ को इसकी वजह से भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये 3 लिमिटेशंस है जिनकी वजह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट किया गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो ये सब एग्जाम पे लिखना पड़ेगा। पे अपन तो बहुत शॉर्ट कंटेंट्स में आपको दिखा रहा हूँ, इसको महाभारत लिखनी पड़ेगी, इसमें पॉइंट टू पॉइंट, और अच्छे से लिखोगे तभी मिलेगा पूरा एक्सप्लेन करते हुए, है ना। ये सब लिखना, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको नोट करो, ये नोट सामने लिखा है, इसको तो नोट आप कर ही लो। जो मैं बोल रहा हूँ ना,
तो यार उसको भी इज्जत रख लो, उसको भी लिख लो थोड़ा बहुत, है ना। चलो अब अपन आते हैं मेंडलीव पीरियड टेबल। 63 एलिमेंट्स तक उस टाइम पे ढूंढ दिए गए थे, 63 एलिमेंट के आसपास ढूंढ दिए गए थे, ठीक है। तो 63 एलिमेंट आ चुके थे। तो मेंडलीव को तो एक मेंडलीव बड़े समझदार थे भैया, बहुत समझदार। इन्होंने क्या, इनको पता था कि फ्यूचर में भी और एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे, फ्यूचर में भी मोर एलिमेंट्स आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने मॉडल में फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दिया, और साथ ही साथ पता क्या किया उन्होंने, भी बता दिया कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। मतलब फ्यूचर देख लिया इन्होंने, गॉड भगवान थे क्या, इन्होंने फ्यूचर देख लिया कि जो एलिमेंट मिलेंगे फ्यूचर में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। इनको कैसे पता यार, इनको क्या, अगर आप भी इस पर थोड़ा सा काम करोगे, अभी थोड़ी देर में आपको भी समझ में आ जाए कि क्यों इनको पता चला कि फ्यूचर में भी सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट आएंगे। आप भी भगवान बन जाना। इनको फ्यूचर नहीं दिखा, सपने में आकर कोई फूक के नहीं चला गया। इन्होंने जब अपनी मॉडल बना रहा था तो उन्होंने उसमें देखा इसमें कि यार ऐसा कुछ है कि आएंगे, क्यों आएंगे, वही गैप जो मैं बात किया था ना स्टार्टिंग में कि मास का उछाल बहुत दिखा। उस पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के मास में बहुत डिफरेंस हुआ, इसलिए उन्होंने बीच में क्या किया, गैप प्रोवाइड कर दिया। गैप प्रोवाइड करने से उन्होंने और बता दिया, गैप प्रोवाइड करने के बाद उस गैप का नाम भी कुछ दे दिया अपने मन से, और बताया कि यार इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो यही है। सबसे पहले इसका हम वो पढ़ते हैं, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो इन्होंने भी एक गलती की थी, इन्होंने भी एटॉमिक मास, जो पुराने साइंटिस्ट जो फॉलो करते आ रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मॉडल अपना बना रहे थे, इन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अपना मॉडल बनाया, जो कि आपको ये मॉडल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर्ड एट रेगुलर इंटरवल। तो इन्होंने ये नहीं कहा बच्चों, देखो प्रॉब्लम ऑक्टेव के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी पुराने जो, वो उन्होंने कहा हर 8th एलिमेंट जो होगा पहले एलिमेंट से सिमिलर होगा, बट क्या ऐसा दिखने को नहीं मिला। कुछ स्टेप बाद वो चीज़ें काम निकलो, जैसे बताया कि कहाँ के बाद, कैल्शियम के बाद ये चीज़ें काम नहीं कर रही थी, लिखा है ना यहाँ पे, कैल्शियम के बाद इनका ये रूल जो है ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती अटैच कर दिया, उसका कुछ रीज़न भी नहीं दिया, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये भी एक बड़ा रीज़न था। तो इन्होंने क्या, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हर 8वां एलिमेंट पहले से सेम, इन्होंने बोला एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। इन्होंने उसका आइडिया लिया, ठीक है, उसका आइडिया लेकर अपना वो किया इन्होंने। उसने हर 8 बोला, बट उन्होंने देखा कैल्शियम के बाद ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, हर 8वां एलिमेंट नहीं, कुछ कभी 8वां कभी 9वां पहले से इक्वल हो जाएगा, कभी 10वां पहले से इक्वल होगा। तो हर एक पीरियड के बाद, हर इंटरवल के बाद ये रूल बदलता रहेगा। तो इन्होंने ये चीज़ बोला, देख रहे हो कैसे घुमाया सबको, और सबको मानना भी पड़ा, है ना, मानना भी पड़ा ये चीज़, क्योंकि उन्होंने सही दिया था कि हर इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज चेंज होगी और फिर वो एक नया ही रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बोलकर एक जीत लिया सबका दिल। अब आगे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये भी हमें पता है, इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों इन्होंने सब पूरे को यहाँ पे सेट किया। Now Mendeleev periodic table is based on the chemical properties of elements. It contains 7 period horizontal row and 8 group vertical row. तो ये जो verticals line है, ये vertical, ये जो lines हैं, ये that is group बच्चों, और ये horizontal हैं, ये period हैं, इसको कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो अभी मिटा देते हैं अपन, काम आएगा अभी। अब इस मेंडलीव पीरियड को पहले देख लो। एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले कम मास वाला, फिर ज़्यादा मास वाला, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरीके से इन्होंने सेट किया। और साथ ही साथ टेबल में देखो तुम एक चीज़ ऊपर में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल्स इन 1872 in the formula for oxide and hydrides at the top of column. The letter R is used to represent any of the element in group. Note the way of formula is written. For example, the hydride carbon CH4 is written as RH4 and oxide CO2 written as RO2. देखो यहाँ पे हर ग्रुप का उन्होंने, हर ग्रुप में ऑक्साइड और हाइड्राइड का वो बताया। ऑक्साइड को लिखा R2O और हाइड्राइड को RH, फिर RH2, फिर RH3, फिर RH4, फिर RH
फिर से यहाँ पे RH3, RH2, RH1 इस तरीके से, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने एटॉमिक साइज पे तो ध्यान दिया, इन्होंने वैलेंसी पे भी ध्यान दिया। कैसे? पहले ग्रुप के जितने एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी 1 थी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड फिर इधर 3, 2, 1 इस तरीके से हो रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज भी RH, RH2, RH3, RH4, देन RH3, RH2, RH इस तरीके से। वहीं ऊपर में R2O, RO, R2O3, RO2, फिर R2O5, R2O3, R2 इस तरीके से इन्होंने कर लिया। तो अब ये R क्या है आपको, अब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सेसियम है। अब इस R की जगह पे अगर आप इस R को हटाकर वहाँ पे H रख दो तो H2O इज ए वाटर, ठीक है। यहाँ पे R की जगह हटा के H तो H2 इज ए गैस, H2 है ना। लिथियम रख दो यहाँ पे तो Li2O लिथियम ऑक्साइड, है ना। और हाइड्राइड में L रख दो लिथियम हाइड्राइड, है ना। तो इस तरीके से एक ग्रुप्स में इन्होंने बांट दिया और ऊपर में इनके हर एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड जो फॉर्म बनेंगे केमिकल, वो भी इन्होंने बाकायदा अच्छे से लिखा, ठीक है। ये कर दिया। दूसरी चीज अगर आप इनके एलिमेंट देखोगे तो इन्होंने देखो पहला जो ग्रुप था, हॉरिजॉन्टल पहला पीरियड जो है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ रखा, बाकी के इन्होंने खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया? यहाँ पे और एलिमेंट्स क्यों नहीं भरे? इसलिए खाली छोड़ दिया क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और किसी से हाइड्रोजन के बाद अगला जो आ रहा था, हाइड्रोजन के बाद आ रहा था लिथियम का मास बहुत ज़्यादा था। हाइड्रोजन का मास देखो 1.008 था और लिथियम का मास 6 था, तो 1 से 6 कितना ज़्यादा गैप है ना गैप। तो इन्होंने दिमाग लगाया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम छोड़ दिया और हाइड्रोजन और लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, थोड़ी मैच कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और बाकी लिथियम, सोडियम, ये सब नीचे वाले जितने हैं वो सब अल्कलाई मेटल, ठीक है। तो बट इनकी हाइड्रोजन से इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी बट पूरी नहीं मैच कर रही थी, है ना। तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी मैच कर रही थी, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया कि इसका गैप अपन छोड़ देते हैं, फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे 1 और 6 के मास वाले, तो उनको हम वहाँ पे रख देंगे। और हाइड्रोजन को हीलियम के रख दिया। हीलियम के बाद आया बेरिलियम, देखो 6, 9 ज़्यादा गैप नहीं है, तो लिथियम के साथ बेरिलियम रख दिया। बेरिलियम के बाद बोरोन रख दिया, देखो 9 और 10 ज़्यादा मास का गैप नहीं है, तो इन्होंने लाइन से रखना चालू कर दिया। इस तरीके से फ्लोरीन रखा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन रखा, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सीसियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से मैंगनीज रख दिया। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद ये एक ग्रुप देखो, इन्होंने एक और चीज़ किया, ग्रुप्स को ना 2 कैटेगरी में A और B पार्ट में बांट कर दिया। A वाले देखो, A वाले एलिमेंट्स इधर हैं, है ना, और B वाले एलिमेंट्स इधर हैं, है ना। अब देखो इन्होंने एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, एक ही ग्रुप में पोटेशियम को भी रख दिया और ये देखो कॉपर को भी रख दिया, बट इन्होंने ग्रुप को भी A और B पार्ट में बांट के रखा है। देखिए दिमाग, देखिए जैसे इन्होंने गलती किया था कि एक ही ग्रुप में दोनों को रख दिया, है ना, क्योंकि क्लोरीन और कोबाल्ट का प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, बट और Na और Br का मैच कर रहा था। तो Na को अगर यहाँ रखते तो फिर ये मैच नहीं होता, इसलिए इसमें रख दिया। तो ये गलती, इन्होंने क्या किया, ग्रुप को भी 2 पार्ट में A और B नाम दे दिया। तो A में अब इसकी प्रॉपर्टी सेम है और इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है। दिमाग देख रहे हो, है ना। तो लाइक दैट। तो ए बी का बांटने का इनका तरीका क्या था ना, देखो पोटेशियम और रुबिडियम का प्रॉपर्टी सेम था और कॉपर और एजी का, देखो कॉपर और एजी बी में रखा हुआ है, तो बी में कॉपर और एजी की प्रॉपर्टी सेम है, एजी और एयू की प्रॉपर्टी सेम है। और इस ए वाले में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है और इनकी प्रॉपर्टी ये भी सेम है और मास भी दोनों की, इनकी भी प्रॉपर्टी कैल्शियम और कॉपर की भी प्रॉपर्टी है, इसलिए एक ग्रुप में भी रख दिया इनको और इस तरीके से ए बी कैटेगरी में भी बांट दिया। देख रहे हो दिमाग कितना लगाया इन्होंने, मतलब मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हर एक तरीका आजमा लिए थे उन्होंने। पिछले साइंटिस्ट लोगों ने जो गलती की थी उस गलती को इम्प्रूव करके, गलती तो इनसे भी हो रही थी बट इन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए इतना अच्छा तरीका बना दिया जो कि काफ़ी काम आया। और साथ ही साथ बच्चों आप देखोगे कई जगह पे इन्होंने गैप छोड़ दिया, कि कई जगह पे इन्होंने गैप छोड़ दिया है, ठीक है। तो उन गैप का इसलिए छोड़ दिया, जैसे मैं आपको एक गैप दिखा रहा हूँ, कहाँ है फ्लोरीन, ये देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ वाला एलिमेंट कहाँ गया, है ना, फिर यहाँ का एलिमेंट कहाँ गया, ये एलिमेंट कहाँ गया, यहाँ का एलिमेंट कहाँ गया, इधर का एलिमेंट कहाँ गया,
ये कुछ गैप्स भी छोड़ दिया। तो ये जो गैप्स छोड़ा है वो गैप्स के बारे में अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टार्ट करो। तो इन्होंने अपना बनाया कैसे, पहले अपन देखते हैं इन्होंने मेरिट क्या क्या अचीवमेंट क्या था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो देखो व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वाज अ फ्यू इंस्टेंस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। कहीं कहीं क्या किया था, जैसे कोबाल्ट और इसके साथ कोबाल्ट बच्चों, कोबाल्ट और निकल के साथ, कोबाल्ट का मास क्या है बच्चों 58.9 और निकल का मास क्या है 58.7। तो भारी कौन है, भारी कोबाल्ट है ना। तो कोबाल्ट को बाद में रखना था, निकल को पहले रखना था, है ना। तो ध्यान से पीरियड में देखो कोबाल्ट को इन्होंने पहले रख दिया, निकल को बाद में रख दिया। तो इन्होंने अपने रूल को, इन्होंने अपना रूल बोला था, इन्होंने सबसे पहला रूल बोला था कि हम एटम्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के रखें, ठीक है। फिर जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के अकॉर्डिंग रखा है, फिर कोबाल्ट और निकल के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने उल्टा कर दिया, अपने ही रूल को अनफॉलो कर दिया, है ना। तो इन्होंने रख तो दिया बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ठीक है। अब मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप एज डिफेक्ट्स, ठीक है। मेंडलीव ने कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे, इसलिए क्योंकि मास दो एलिमेंट के बीच में मास का बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा था, तो उन्होंने गैप छोड़ दिया और बोल दिया कि फ्यूचर में यहाँ पे एलिमेंट्स रखे जाएंगे जो नए एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ठीक है। मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया द एग्जिस्टेंट ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मेंडलीव नेम दैट बाय प्रीफिंग अ संस्कृत न्यूमेरिकल एक्का, एक्का यानी 1। एग्जाम्पल द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, ठीक है। फॉर इंस्टेंट स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। जो गैप उन्होंने छोड़ा था बच्चों, सही बात है, उस गैप में बाद में आगे चलकर स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम मिला और वो उसी गैप में फिट हो गया। तभी तो बोला गया कि यार ये कैसे इनको पता चला था, है ना। Now have properties similar to Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon respectively. The properties of Eka aluminum predict by Mendeleev and those of element gallium which were discovered later and replaced Eka aluminum with gallium, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कहाँ है, ढूंढो एल्यूमिनियम कहाँ है। ये देखो ये एल्यूमिनियम है, ये देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ देखो नीचे में गैप छोड़ दिया था इन्होंने, तो इस गैप का नाम दे दिया एक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की नीचे था तो नाम दे दिया एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एक्का एल्यूमिनियम इसलिए नाम दिया कि एक ज़्यादा, एल्यूमिनियम से एक ज़्यादा, और वो जो एलिमेंट फ्यूचर में आएगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सेम होगी, ये देखकर इन्होंने दिया, ठीक है, दे दिया। वैसे ही और का भी दे दिया, उसके बाद उन्होंने सिलिकॉन का भी दे दिया, एक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे भी गैप था, बोरोन के नीचे भी गैप था, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे भी गैप था, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये इनको पता था तो इसलिए उसको एक्का करके नाम दे दिए, एक ज़्यादा, प्रॉपर्टी सेम फ्यूचर में, और फ्यूचर में मिला एक्का एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके क्या किया गया, देखो प्रॉपर्टी एक्का एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके गैलीलियम लाया गया एक्का एल्यूमिनियम की जगह पे। एटॉमिक मास ऑफ एक्का एल्यूमिनियम रखा गया 68, गैलीलियम की अप्रॉक्सीमेट सेम आई। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3 Ga2O3 लगभग सेम, तो इस तरीके से रखा गया, ठीक है। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने अचीव किया था कि नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नोबल गैसेस जो पीरियोडिक टेबल में कोने में रहते हैं ना, नोबल गैसेस helium, neon, argon, krypton has been mentioned in many a context before this. These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. है ना। देखो यार, सबसे पहले मेंडलीव को थोड़ा सा और डिटेल में समझा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने एक कार्ड्स लिए, छोटे छोटे कार्ड्स बनाए, ठीक है। कार्ड्स पे, उस कार्ड्स पे एलिमेंट लिखें, उसका मास लिखें, उसका एटॉमिक नंबर लिखें और उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स लिखे, प्रॉपर्टीज लिखी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस तरीके से खूब सारे कार्ड्स उन्होंने सेम प्रॉपर्टी वाले कार्ड्स एक के पीछे एक एटॉमिक मास के साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके से लगाते गए कार्ड्स को, और फिर इस कार्ड्स को उठाकर जो उनका मेंडलीव का टेबल है उसमें उस कार्ड्स को पुट करने लगे, उस कार्ड्स को पुट करने लगे,
ठीक है। इस तरीके से कार्ड्स को वो जहाँ प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग पुट कर, कहीं गैप छोड़ दिए, ठीक है, कहीं पे भर दिए, कहीं पे गैप छोड़ दिए, इस तरीके से कर दिया उनके मेंडलीव पीरियड। अब इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत लो एटमॉस्फेयर में बहुत लो कंसंट्रेशन में मिलते हैं, तो फ्यूचर में जाकर वो चीज़ मिले। तो उन मेंडलीव टेबल में अच्छा ये था कि उन टेबल के लिए मेंडलीव ने क्या किया, एक अलग सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया कि लो भाई डाल लो यहाँ पे इनर्ट गैस, लो नोबल गैस या नोबल गैस लो, अपने नोबल गैस को एक अलग सा कॉलम बना दिया, बोला कि लो भाई तुम यहाँ पे रख दो इसको, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, नोबल गैस की भी फिटिंग हो गई, है ना। इस तरीके से ये किया। तो इनकी लिमिटेशन क्या आई, मेंडलीव की क्या प्रॉब्लम क्या आ गई मेंडलीव के इसमें। अब वही प्रॉब्लम्स के बारे में देखने वाले। देखो, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड विथ सोडियम पोटेशियम और लिथियम, इनके साथ सबसे पहले इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया था, बिकॉज कॉपर Ag and Au, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, देयर प्रॉपर्टीज नॉट मैच विथ सेम ग्रुप एलिमेंट L, Na एंड लिथियम। देखो इधर ध्यान से देखो, इनके टेबल को देखो, ये देखो मैंने ये क्या इन्होंने जो बनाया प्रॉपर्टीज क्या बताया, इन्होंने बताया हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चीज़ें चेंज होंगी। तो इन्होंने फिर भी ऐसा बोला था कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे, पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे, सबके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी है, उसके आगे आने वाले रुबिडियम, कॉपर, है ना, ये सीसियम, इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही है। तो इनको क्यों यहाँ पे रख दिया? जब मैच नहीं कर रही है तो आपने तो बोला कि ग्रुप में जो आप बना रहे हो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट सेम होंगे, प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो फिर क्यों अलग हैं? तो ये सबसे पहले उन्होंने गलती, कॉपर सिल्वर और इनको गलत जगह रख दिया था। दूसरा, सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया था, कुछ जो एलिमेंट सिमिलर थे उनको सेपरेट कर दिया था। लाइक देखो गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों सिमिलर, उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक मैच कर रही थी, हैव अप्रोक्सीमेट सेम प्रॉपर्टीज बट दे पुट इन डिफरेंट ग्रुप। देखो पीरियड में ये देखो यहाँ पे देखो प्लेटिनम यहाँ है और गोल्ड यहाँ है ना, प्लेटिनम यहाँ है, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, फिर भी इनको अलग रख दिया। क्यों? ये बोलकर कि भाई गोल्ड का मास ज़्यादा है प्लेटिनम से, है ना, इसलिए वो आगे रहेगा उससे, है ना। ये करके एक गलती कर दी, भाई प्रॉपर्टीज तो लगभग दोनों का सेम है ना। फिर आगे इन्होंने ये गलती हुई, तीसरी गलती क्या थी? The position of isotopes could not be explained because isotopes have some chemical properties but different atomic masses. If the elements are arranged according to atomic masses, the isotopes should be placed in different group of the periodic table. अब देखो मेंडलीव की जो ये टेबल था वो किस पे डिपेंड करता था? एटॉमिक मास पे। अभी तक जितने साइंटिस्ट थे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स रखे हैं, ओके, तो आइसोटोप की बात कर रहे थे ना अपन, क्या दिखा रहे थे? अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास आइसोटोप। अच्छा हाँ, तो मैंने क्या बोला था, मेंडलीव जो थे वो उन्होंने बोला था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो सारे एलिमेंट्स को रखें, बट उस टाइम पे ना कुछ नया देखने को मिला बच्चों। क्या नया देखने को मिला? हाइड्रोजन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको आइसोटोप्स भी मिले। आइसोटोप यानी क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक मास 1 था, एक हाइड्रोजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक मास 2 था, एक हाइड्रोजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक मास 3 था। तब जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपना टेबल आपने बनाया है तो फिर ये आइसोटोप्स के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ा? आगे चल के और भी काफ़ी सारे एलिमेंट, कैल्शियम का मिला, आर्गन का आइटम मिला आइसोटोप्स, तो उनको क्यों नहीं रखा गया? उनके लिए क्यों जगह नहीं बना? आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाए हो ना, तो फिर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो आइसोटोप्स भी तो मास के अकॉर्डिंग ही है, मास चेंज होता रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो क्यों उनके लिए जगह नहीं है? तो यार मेंडलीव सोच में पड़ गया, हाँ यार ये बात भी है, तो यार इसकी वजह से भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। अगला है, ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द टेबल बिकॉज हाइड्रोजन हैज सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अल्कलाइज मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हैलोजन। अब हाइड्रोजन जो है, अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, हाइड्रोजन की कोई कुछ ही प्रॉपर्टीज जो हैं बच्चों जो बाकी इस ग्रुप के से मैच करती हैं, क्योंकि ये सारे ग्रुप वाले अल्कलीज मेटल हैं। तो हाइड्रोजन अल्कलीज मेटल के साथ कुछ प्रॉपर्टी शेयर करता है और मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो हैलोजन ग्रुप के साथ शेयर करता है। आप पीछे टेबल में हैलोजन्स पढ़े थे, है ना, तो फिर क्यों उसको वहाँ पे रखा था? क्योंकि हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन वो नहीं है। और आप एक बात मान लो, जो अभी की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी गलत ही रखा गया है, उसको भी सही जगह मिल ही नहीं रहा है बेचारे को, हाइड्रोजन को, ठीक है।
ये एक गलती दिखने को मिली। अगला एक गलती मिलता है बच्चों कि एनालोमस पेयर। एनालोमस पेयर का मतलब क्या होता है बच्चा? दैट इज इट डज नॉट फॉलो इट्स ऑन रूल। वो अपने रूल को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या उन्होंने कहा था कि हम मास इंक्रीजिंग ऑर्डर मास में रखे हैं। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर मास में रखे हो तो फिर आपने निकल और कोबाल्ट के साथ क्यों किया? कोबाल्ट का मास तो ज़्यादा है, निकल का कम है, तो फिर आपने कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में क्यों रखा? देखो, कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में रखा। मास देखो, मास किसका ज़्यादा है? निकल का, कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, तो कोबाल्ट यहाँ होना चाहिए था ना, निकल यहाँ होना चाहिए था। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी उनके पास कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, और एक और टेरिडियम और आयोडीन, इनका भी आयोडीन ज़्यादा मास का था, फिर आपने टेरिडियम को पहले क्यों रखा जब आयोडीन का मास आयोडीन का मास ज़्यादा था, तो आयोडीन को पहले क्यों रखा टेरिडियम से? ये भी लॉजिक। तो ये सब क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे थे मेंडलीफ। ठीक है, इतने सारे 5 जो लिमिटेशंस थे इनके जवाब मेंडलीफ नहीं दे पा रहे थे, जिनकी वजह से इनके मॉडल को भी कर दिया गया रिजेक्ट। और फिर आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। काफ़ी साल बाद 1913 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसली करके, इन्होंने बोला कि यार अभी तक सबने एटॉमिक मास पे ट्राई किया, अब मैं एटॉमिक नंबर पे ट्राई करूंगा। क्योंकि गाइस क्लास 9th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि बोर्स मॉडल में कि एटम्स, पहला जो प्लम पुडिंग था कि एटम के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, है ना। ये सबसे जे थॉमसन जो मॉडल था उनका कहना क्या था? प्लम पुडिंग में मॉडल उनका कहना था कि देखो यार, जो रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन है और उसमें छोटे छोटे ब्लैक जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा था कि यार जो काउंटिंग है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही प्रोटॉन भी रहते हैं एटम में। वो चीज काफी आगे तक सही थी, है ना, कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, है ना। और बाद में आगे चल के पता चला कि उसी नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम में, उसी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उस एटम का एटॉमिक नंबर रख दिया गया। ठीक है, तो और देखा ये गया हर एलिमेंट का हर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है उनके एटॉमिक नंबर्स भी अलग अलग होंगे, है ना। तो वो हेनरी मॉसले थे, उन्होंने इस बार एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपना टेबल नहीं बनाया, इस बार इन्होंने क्या बनाया? एटॉमिक नंबर से बनाया। इन्होंने मेंडलीफ जो टेबल था उसी को फॉलो करते हुए बस उन्होंने मास के हिसाब से सजाया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दिया। ठीक है, लो बच्चा लोग, लाइट हो गई गोल और मैं हो गया अंधेरे में। कोई बात नहीं, अपन बैकग्राउंड में पढ़ाते हैं आपको, चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जिसको Z से सिंबलाइज किया ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मासेस से अच्छा है, मोर फंडामेंटल और जनरली एटॉमिक नंबर ज़्यादा अच्छे से दिखता है। सो अकॉर्डिंग मेंडली पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे, इसका क्या डिराइव करता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक पीरियोडिक जो भी पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखी गई है। ऑल द एनालॉमीज ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन डिसअपीयर। जितने भी एनालॉमीज थे मेंडलीव के, जो उन्होंने अपने रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे थे, कोबाल्ट और निकल के साथ जो उन्होंने किया था, वो सारे, अब मास तो यहाँ पे मैटर कर नहीं रहा है, यहाँ तो एटॉमिक नंबर कर रहा है, तो इन्होंने मास वाला सिस्टम हटा के एटॉमिक नंबर रखा। तो जितने भी सिर्फ कोबाल्ट और निकल के साथ में टेरिडियम और आयोडीन के साथ भी देखे तो जितने भी एनालॉमीज थे मेंडलीव के वो सब यहाँ पे हट गए, क्योंकि मास पे वो काम कर रहे थे और ये एटॉमिक वैलेंसी पे काम कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर पे काम कर रहे हैं, तो वो सारे पार्ट्स हट गए और फाइनली जाकर एक प्यारा सा हमारा मस्त वाला 1 नंबर का पीरियोडिक टेबल बना, जो कि आप देख सकते हैं लाइक दिस, वेयर दिस पिंक कलर दिख रहा है मेटलॉइड्स और इधर के सारे हैं मेटल्स और इधर के ऊपर वाले हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो द जिगजैग लाइन सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल। ठीक है, ये चीज हो गया, ये मिल गया आपको। अब कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफ एटोमलाइज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब एटॉमिक नंबर से बच्चों रखा गया, सारे एलिमेंट्स को के कार्ड्स को जब सजाया गया, तब काफ़ी सारी नई नई चीज़ें
खोज हुई, क्या खोज हुई और किस तरीके से रखा गया ये भी देखो। एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप, है ना। इन्होंने क्या किया, जो आइसोटोप थे जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम था बट मास अलग था, जैसे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 थी ना, एक का मास 1, एक का मास 2, एक का मास 3, उनको क्या किया, एक ही ग्रुप में रखा। लाइक ये जो उन्होंने ग्रुप बनाया ना ये, क्योंकि इस बार वो मास पे नहीं एटॉमिक नंबर पे काम कर रहे थे, तो जितने भी हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन तीनों जो एक का मास 1, 2 और 3 था, उनका मास न चेंज था, एटॉमिक नंबर तो सबका 1, 1 था, तो इनको सबको कंबाइन करके इन्होंने एक ही डब्बे में रख दिया, ठीक है, और बोल दिया कि इसके आइसोटोप मिलते हैं H1, H2, H3, बट एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इनको एक ही में रख दिया। पहला चीज ये कर दिया, तो इसकी वजह से काफी सारे आइसोटोप्स का काम वाला चीजें समाप्त हो गया। कोबाल्ट विथ एटॉमिक नंबर 27 एंड फर्स्ट एंड निकल एटॉमिक नंबर 28। निकल का एटॉमिक नंबर 28 आता है, कोबाल्ट का 27 होता है, इसलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकल को बाद में रखा गया। ये चीज मेंडलीव बता दिए होते कि क्यों कोबाल्ट को उन्होंने पहले रखा और निकल को बाद में रखा, बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर, तो मेंडलीव का पीरियड काम हो जाता, उनका काम हो जाता, बट उन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से नई शुरुआत हुई इस चीज की एटॉमिक नंबर से, तो इन्होंने बताया कि कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसकी एटॉमिक नंबर 27 है, और निकल में 28 है, इसलिए एटॉमिक नंबर वैलेंसी 27 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए पहले रखा जाएगा, ये 28 है तो बाद में रखा जाएगा, बस ये रीजन दिया और इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सक्सेस हो गया। अनलाइक एटॉमिक मासेस, atomic number is always a whole number, so there is no element between hydrogen and helium। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है। हाइड्रोजन हीलियम के बीच में इतना सारा स्पेस क्यों छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया इतना सारा स्पेस? इसलिए क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नंबर्स में रहते हैं, होल नंबर में 1, 2, 3, 4 ऐसे रहते हैं, ना कि फ्रैक्शन में, रेशनल में 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे नहीं रहते, है ना। इसलिए कह दिया गया कि हाइड्रोजन 1 और हीलियम इस जगह पे रहेगा, इनके बीच में इतना गैप रहेगा, बिकॉज इनके बीच का जो ऐसा इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट मिला ही नहीं जिसके इलेक्ट्रॉन 1/2 या 3/4 या 5/6 ऐसे हो, इसलिए ऐसे रख दिया गया, है ना। Now, atomic number it is denoted by Z and equal the number of proton and nucleus of the atom। जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस या में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर होता है। Now, modern periodic table has 18 vertical columns called as groups। देखो 18 है टोटल, 18 ग्रुप्स है इस तरीके से, 18 ग्रुप्स है बच्चों, और कितने 7 हॉरिजेंटल रो जिसको पीरियड कहा गया, 7 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स कहा गया। एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ठीक है। देखो ये भी चीज ध्यान दिया गया बनाने में कि जिनके भी बहुत से वैलेंस वैलेंसी जो एलिमेंट्स के वैलेंसी सेम थे उनको सेम ग्रुप पे रख दिया गया। जैसे लिथियम का देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 1 है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, कैल्शियम के पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 है, तो इन सबकी वैलेंसी क्या है 1 1 1, तो इन सेम वैलेंसी वालों को, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन सही जगह पे है, बाकी तो 1। इसकी देखो, अब देखो पहला जो हमारा ग्रुप है, पहले ग्रुप की जो वैलेंसी है वो आएगी बच्चों 1, दूसरे ग्रुप की जो वैलेंसी है सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी 2। तो आप देखो क्लास 9th में वैलेंसी बड़ा दिक्कत हो रहा था जो बच्चों का, अब पीरियोडिक टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स जितने एलिमेंट है सबकी वैलेंसी 1 होगी, दूसरे ग्रुप की 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4 हो गया, फिर से 3, फिर इसका 2, फिर से 1, ठीक है, इस तरीके से फिर इस तरीके से एक्सटेंड होता जाएगा। क्लियर है। नाउ आउटर मोस्ट सेल के अकॉर्डिंग, उसके बाद नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द नंबर। अब हम जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ये एटम, ये पहला सेल, फिर हम नीचे आए तो 1 और ये 2 बन गया, फिर और नीचे आए तो 1 2 3, जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करता जाएगा। ये भी इस टेबल में ज़्यादा गया, जैसे हीलियम में 1 ही है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है ना। लाइक इस तरीके से सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज है। ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू वेरियस सेल्स, ठीक है।
ये चीज़ तो पहले ही बता दिया गया था, जो मॉडल बने थॉमसन मॉडल, बोर्स मॉडल, पॉल जो साइंटिस्ट, वही उन्होंने तो बता ही दिया था किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, 2n² वाले फॉर्मूले पे, वेयर n इज द 1 2 3 नंबर ऑफ सेल। जैसे पहला k आता है, k सेल, l सेल, m सेल, है ना, k1 l 2 m 3, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, फिर आगे 36, है ना। इस तरीके से अलग अलग सेल में कितने, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया था, तो उसकी हेल्प से भी बहुत अच्छी तरीके से ये पीरियोडिक टेबल सेटअप होते जा रहा था। नाउ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्टिविटी भी बताता है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे केमिकल रिएक्टिविटी क्या है उसकी, उसके अकॉर्डिंग भी रखा गया। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी है वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है वो एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान देकर रखा गया था, है ना। और ये सब चीज़ें 11th क्लास में आप पढ़ोगे डिटेल में। फिर अब ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। जैसे वैलेंस की बात करें, वैलेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ध्यान से देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से, ये लेफ्ट है ये राइट है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपकी क्या होगी, वैलेंसी बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 तक जाएगी, फिर कम हो जाएगी, 3 2 1 0। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, ये इधर देखो ये वाला, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस 3, इसकी वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी, और आर्गन नोबल गैस है तो इसकी 0 वैलेंसी, है ना। इस तरीके से सेटअप होने लगा, अच्छा था। फिर वैलेंस रिमेन द सेम डाउन द, और जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो ग्रुप में देखोगे तो सबकी वैलेंसी सेम होगी, एक ग्रुप में, हर ग्रुप में सेम वैलेंस वाले एलिमेंट्स रखे गए हैं, है ना। ये तो पता ही है, पहले ही अपन डिस्कस कर लिए थे। अब साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज के। तो एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। एटम की रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, उसके सेल पे, है ना, और सेल पे भी, और वो कितना इस पे डिपेंड। तो आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो देखोगे थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट, थर्ड पीरियड, पहला थर्ड पीरियड कहाँ है भाई बच्चों, थर्ड पीरियड देखो, पहला दूसरा थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, है ना। तो देखो इसमें अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस देखो, एटॉमिक रेडियस सोडियम का है 186, मैग्नीशियम का 160। तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद करना है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज कम होती जाएगी, ठीक है, याद रखना। और टॉप से बॉटम जाओगे, टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे बच्चों तो एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेंड्स थे, इनके याद करना है। आगे हम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहे हैं। मेटालिक व्हाट, मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर मींस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो मेटल्स होता है हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। ये लूज मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आते हैं। लाइक कोई भी मेटल ले लो, कॉपर के ऊपर प्लस, है ना, इसीलिए प्लस का साइन आना मतलब प्लस पावर, प्लस जो पॉजिटिव प्रोटॉन की पावर बढ़ गई है। प्रोटॉन की पावर एटम वो एलिमेंट में क्यों बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तभी तो प्रोटॉन का पावर बढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी इलेक्ट्रॉन अपने से एक निकाल कर किसी को दे दिए हो, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है तभी। तो मेटलिक जितने भी मेटल होते हैं सबके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। मेटल आर पॉजिटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज दे टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो ये जिगजैग जो पाथ हमारा बनता है, क्या नाम है हमारा, वो जो है मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स जो है, मेटोलाइट्स के इधर तरफ ये सारे जितने हैं, ये सारे एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं मेटल, और इसके नॉन मेटल। तो ये वाले टेबल में काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। ये देखो ये यहाँ जिगजैग जो आपका ये क्या है, ये जिगजैग, ये मेटोलाइट्स, इसके इधर सारे मेटल्स हैं, इसके इधर सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये आपकी एक मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टीज हो गई। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट में जाओगे
तो जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कम डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ये सब चीज़ें डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है तो याद रखना चाहिए, ठीक है। नाउ मेटेलिक कैरेक्टर इनके, और वही टॉप से बॉटम जाओगे, टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यार ये सब शॉर्ट में बना लेना इस तरीके से, ठीक है। चलो मैं लास्ट में आपको बनाकर बताऊंगा, ध्यान से रखना। वही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, लाइक कार्बन में माइनस होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्यूपाई राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक, राइट साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते रहते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी मूव डाउन एज अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज, ग्रुप में मूव ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं तो नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है। जो मेटेलिक में इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक में डिक्रीज हो रहा है, लाइक दिस। इन द मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एंड बीच में कुछ और एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके जो कि कुछ मेटलॉइड्स जैसे लाइक होते हैं, लाइक उनका कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर व्हाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, ये सब ऑलरेडी अपन पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये है गाइस, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा था ना उसको हमने एक टेबल में रख दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी अक्रॉस पीरियड, पीरियड के अक्रॉस यानी लेफ्ट से आप जब राइट में जाओगे ये होता है, इसको कहते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पीरियड्स, ठीक है। और टॉप से बॉटम जाओगे बच्चों तो इसको कहते हैं ग्रुप वाइज में। तो देखो क्या क्या होता है, जब आप पीरियड में चलते हो यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट में जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी लेफ्ट से राइट में जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। वहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना। रीजन क्यों ऐसा होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ता जा रहा है। फॉर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच काउजेस श्रिंकिंग, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस उनको खींचेगा अपनी ओर और उतना ज़्यादा एटम आपका श्रिंक होता जाएगा, लाइक दिस। और ये रीजन लिखा हुआ है। फिर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग की बात करें तो एटॉमिक साइज, अब जब आप टॉप से बॉटम आओगे बच्चों, टॉप से बॉटम आओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टॉप से बॉटम आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। टॉप से बॉटम आओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। रीजन यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। बस हो गया, इतना सा पढ़ना है, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। और साथ ही साथ हमारा केमिस्ट्री क्लास 10 की भी खत्म हो गया। कोशिश किया हूँ मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने का, आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हम इस वीडियो पे थोड़ा सा लेंदी, मैं बहुत चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर गया हूँ। रीज़न ये है कि 1 शॉट वीडियो सीरीज़ है ना, तो 1 शॉट में ख़त्म करना है। बट अपन चिंता मत करो, अपन टॉपिक वाइज जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत मस्त डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। अभी अपन को एग्जाम पे फोकस करना है, ना कि नॉलेज पे। नॉलेज बस थोड़ा बहुत, एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि 11th में फिर से ये चैप्टर पढ़ोगे और ट्रस्ट मी इस पूरे केमिस्ट्री में ये चैप्टर आपको ही आगे 11th-12th में ये चैप्टर का ही यूज़ है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। MCQ क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में इस चैप्टर से, और तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।